नवंबर 2022 की बात है। असम की रहने वाली हमारी एक सब्सक्राइबर खुशी गुवाहाटी शहर के अंदर एक पीजी में रह के नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रही थी। एक सुबह जब वो सो के उठती हैं तो उनकी तबीयत काफी खराब लग रही थी और खुशी की एक रूममेट जिसका बेड बिल्कुल विंडो के पास था, वो कमरे के कोने में बैठकर खुशी को एकटक देखे जा रही है। इसी बीच खुशी अपने कमरे से बाहर निकलती हैं और जो कॉरिडोर में कॉमन वॉशरूम था उसके अंदर चली गई। अब थोड़ी देर के बाद वॉशरूम से बाहर आते ही खुशी को ना चक्कर आने लगा। अब यहाँ कॉरिडोर की ग्रिल पकड़कर वो जैसे तैसे दीवार के एंड में जो कॉमन मिरर लगा हुआ था उस मिरर के सामने चली जाती है और फिर उन्होंने देखा कि भाई उनके नोज से ब्लीडिंग हो रही है। अब यहाँ खुशी को लगा कि शायद उन्हें जो पहले से साइनस की प्रॉब्लम है उसकी वजह से हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो रही है, क्योंकि ये चीज पहले भी हो रखी थी और ये नाक से ब्लीडिंग होना उनके लिए कोई नई बात नहीं थी। और यही सोचकर खुशी ने नाक पर जो ब्लड लग रहा था उससे अपने हाथों से पोंछ दिया और भाई साहब ऐसा करते ही उसका पूरा फेस ब्लड से भर जाता है। और अब आगे आपको खुशी के लाइफ की इस खौफनाक चैप्टर को पूरा सुनने के बाद एक जबरदस्त ठंडी लहर का एहसास होने वाला है। फिलहाल खुशी ने जो अपनी आप बीती ईमेल पर शेयर की है उसे आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आप भी कोई ऐसी घटना मुझे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रहा है उस पर अपनी कहानी मुझे डिटेल में भेज दीजिए। तो यार इस खौफनाक कहानी सुनाने से पहले आपको एक बात बता दूं कि कई सारे लोगों को गेम्स खेलना बड़ा पसंद होता है और अभी मुझे पता चला है कि मार्केट में एक नया गेम आया जिसका नाम है चिकन रोड। ऑलमोस्ट 15 साल से ये प्लेटफॉर्म भरोसे पर खड़ा है और डेली लगभग 6 लाख से ज्यादा लोग इसे खेलते हैं। इसके साथ ही 50 प्लस से भी ज्यादा कंट्रीज का ट्रस्ट भी है इस पे। गेम का लिंक आपको पिन कमेंट में मिल जाएगा, उस पे जाकर रजिस्टर करो और स्क्रीन पर जो प्रोमो कोड आ रहा है उसे यूज करना मत भूलना। पर एक बात अच्छे से ध्यान रखना कि ये वीडियो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए है और कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्रॉपर मार्केट रिसर्च जरूर कर लेना। अब चलो कहानी में वापस आते हैं। खुशी बताती हैं कि भैया वैसे तो मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, पर मेरे दादाजी काफी टाइम पहले असम शिफ्ट हो गए थे। असम के जागी रोड टाउन में ही हमारा घर है। अब जब खुशी ने अपना हाई स्कूल कंप्लीट किया तो उसे नीट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करनी थी। चूंकि जागी रोड टाउन में कोई अच्छी कोचिंग नहीं थी, तब खुशी के पेरेंट्स ने बोला कि ठीक है तुम गुवाहाटी चले जाओ और वहीं से जाके अपनी नीट की तैयारी करना। अब गुवाहाटी में खुशी के मामा लोग भी रहते थे पहले से, तो वहां पर चीजों को मैनेज करना काफी आसान हो गया था। पहले तो इसके मामा ने बोला कि तुम एक काम करो, हमारे घर पे ही रह लो आके, क्या दिक्कत है। पर यहाँ खुशी का मन नहीं था। वो चाहती थी कि मैं एक सेपरेट पीजी लेके रहूं, मैं क्यों किसी पर बोझ बनने जाऊं। अब घर पर ऐसी इतनी भीड़ होती है तो पढ़ाई नहीं हो पाएगा ढंग से। उसके मामा ने भी बोला कि चलो ठीक है। खुशी पहले तो जाती है अपने मामा के घर, वहां पर 3-4 दिन रह के अपने लिए पीजी ढूंढती है। अब जिस इंस्टीट्यूट में खुशी को एडमिशन लेना था उसका एक ब्रांच गुवाहाटी के जीएस रोड में पड़ता है और वहीं कोचिंग के पास में ही खुशी को एक पीजी भी मिल जाता है। इसके लिए काफी आसान हो गया भाई, किसी ज्यादा कम्यूट नहीं करना पड़ेगा। अब एक बार थोड़ा सा लेआउट समझना। उस रोड पर टोटल 4 बिल्डिंग्स थी, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में, और 2 बिल्डिंग जो है वो कोचिंग की और तीसरी वाली बिल्डिंग पीजी की थी। तो एक तरीके से ऐसे बिल्कुल चिपके हुए थे तीनों बिल्डिंग्स। खुशी बताती है कि जो मेरा पीजी था उससे ना हमारे कोचिंग का क्लासरूम भी दिखाई देता था, तो इन्होंने उसी पीजी को खुशी के लिए सेलेक्ट कर लिया और यहीं से असली खेला चालू होता है दोस्त। अब देखो खुशी इस पीजी में आराम से रहने लगी, उसे कमरा मिल गया था। पर यहाँ पर उनकी एक पुरानी दोस्त थी, उनके स्कूल की सीनियर, उन्होंने वार्न किया था कि यार जिस इलाके में वो पीजी है ना, हमने मतलब सुना है कुछ उसके बारे में, कुछ तो एबनॉर्मल होता है उधर। तो एक बार तुम जिस भी पीजी में रह रही हो उसका प्रॉपर बैकग्राउंड चेक और ये सब कर लेना। खुशी बोलती है कि ठीक है आप टेंशन मत लीजिए, मैं उसका ध्यान रखूंगी। अब यहाँ वो पहली बार घर से बाहर निकली थी भाई, पहली बार किसी पीजी या हॉस्टल में रह रही थी। अब ये सब बातें वो अगर अपने पेरेंट्स या मामा को बताती तो हो सकता था कि खुशी को उस पीजी से निकाल के ये लोग अपने घर पर रख लें, इसकी फ्रीडम भी जाएगी, पढ़ाई में डिस्टर्बेंस भी होगी। तो यही सब सोच के खुशी ने सोचा कि भाई क्यों इतना हैसल पालना, क्यों ये सब लफड़े में पड़ना है, जो होगा हम देख लेंगे। खुशी यहाँ ये भी बताती हैं कि मेरी फैमिली इन सब में बहुत भरोसा करती है, एनर्जीज में। हम भगवान, शैतान, पूजा पाठ सब कुछ मानते हैं। अच्छा एक बार जरा समझना कि खुशी को किस तरीके का रूम मिला था। खुशी बताती है कि वैसे तो मुझे सिंगल या डबल शेयरिंग वाला रूम चाहिए था और नीचे वाले फ्लोर पे ही मैं देख रही थी, पर चूंकि वो सारे रूम्स ऑक्यूपाइड थे इसलिए मुझे सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर कमरा लेना पड़ा। अब देखो कोचिंग के इतने पास है पीजी, तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई जो भी पहले आएगा वो नीचे वाला फ्लोर ही अपने लिए चूज करेगा। अब इस बीच जो खुशी को रूम मिलता है वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। मैं एक ड्राइंग से समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरी ड्राइंग थोड़ी बेकार है तो प्लीज एक्सक्यूज मी। अब जब आप ये इमेज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये बिल्डिंग है, ठीक है।
बिल्डिंग के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे जो छत वाला एरिया है, उस छत वाले एरिया के जस्ट बाजू से एक छोटा सा कॉरिडोर जैसा जा रहा है रास्ता। उस कॉरिडोर के दोनों साइड में ना लोहे की ग्रिल लगी है। इस कॉरिडोर वाले रास्ते को पार करते ही 4 रूम्स बने हुए, रूम 1, रूम 2, उसके बाद वॉशरूम है, फिर रूम 3 खुशी का कमरा था, और उसके बाद आता है रूम 4, और रूम 4 से ऊपर जाके एक एरिया आता है। उस एरिया से खड़े होके सीधा नीचे दिखाई देता है। तो खुशी बताती है कि वहाँ से नीचे देखने पर जो कूड़ा वगैरह डंप होता है ना, वो चीज़ हमें दिखाई देता था। और हाँ, इन्हीं 4 में से एक रूम वार्डन का था। तो आई होप आपको लेआउट पूरा क्लियर हो गया होगा। खुशी ने बताया कि जब मैं पहली बार पीजी के अंदर गई तो मैंने चारों तरफ घूम के देखा। मुझे सब कुछ बड़ा नॉर्मल लग रहा था, कुछ भी जैसा मेरी फ्रेंड ने बोला था कि ध्यान रखना उधर आसपास कुछ होता है, मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ। पर जब मैं ऊपर गई, ऊपर वाले फ्लोर पे जो छत था, छत से क्रॉस करके जब मुझे रूम की तरफ जाना था, अपने वाले रूम की तरफ, तब मैंने जैसे इस कॉरिडोर पे पैर रखा ना, जो ग्रिल लगी हुई दोनों साइड, उस कॉरिडोर पे पैर रखते ही मुझे कुछ अजीब सी एनर्जी फील हुई। खुशी बताती है कि मैं बहुत सेंसिटिव हूं ऐसे एनर्जीज को लेके, तो मुझे वो एनर्जी फील हुई कि कुछ है इधर, पर मैंने उस चीज को इग्नोर किया। मैं नई ऐसे बाहर निकली थी घर से, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, और यही एक्साइटमेंट खुशी को बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाली है। अच्छा, एक चीज और समझना, जब खुशी यहाँ पर पीजी देखने आई थी तो उनके साथ उनके पेरेंट्स भी थे। जब ये लोग खुशी के कमरे की तरफ गए तो उनकी मम्मी भी साथ में थी, और जो मैंने लास्ट रूम से ऊपर जाके जगह बताई थी जहाँ से खड़े होके पूरा नीचे दिखाई देता है, उधर पूरा कूड़ा डंप किया जाता है, तब खुशी की मम्मी ने भी वहां पर खड़े होके एक नजर मारी थी। और खुशी बताती है कि मेरी मम्मी को थोड़ा अजीब लगा, वो ना बहुत देर तक ऐसे नीचे देखती रही, और फिर उन्होंने अपना सर उठाया और खुशी को बोला कि देखो, रात को ना इस वाले स्पॉट पे मत आना, मुझे थोड़ा सा यहाँ पे अजीब लग रहा है। अब ये सब बातें बोल के खुशी को अच्छे से समझाने के बाद उसके पेरेंट्स वापस अपने घर चले गए। अच्छा, एक चीज़ और समझना कि जब खुशी के पेरेंट्स उसको ड्रॉप करके वापस अपने होम टाउन जा रहे थे, तब चूँकि पहली बार खुशी अपने घर से निकली थी, तो ये बताते हैं कि हम सब बहुत ज़्यादा रोए, इतना रोए कि मतलब मेरा सर दर्द भी होने लगा। मैं 7 नवंबर 2022 को उस पीजी में आ गई थी रहने के लिए, और 8 नवंबर से मेरी क्लासेस शुरू होने वाली थी। मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए, और अब मुझे ही सब कुछ अकेले मैनेज करना था। जो मेरी क्लास की टाइमिंग थी वो सेकेंड हाफ में है, दोपहर के 3 बजे से लेके शाम के 8 बजे तक। 8 नवंबर को दोपहर में मैं क्लास जाती हूँ, सब कुछ बहुत अच्छा रहा। क्लास करके मैं वापस पीजी आ गई, और मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही थी, और ऐसे ही उनसे फ़ोन पर बात करके ऐसे रोते रोते मैं रात को सो गई। अब 9 नवंबर 2022 की बात है। सुबह मेरी नींद खुली। आज भी मेरी क्लास दोपहर के 3 बजे से स्टार्ट होने वाली थी, पर खुशी बताती है कि आज सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरी तबीयत एकदम ठीक नहीं लग रही थी। सर बड़ा भारी सा हो रखा था मेरा। मुझे लगा कि शायद मैं इतना रोई हूँ पिछले 2 दिनों से, तो इसके वजह से मेरी तबीयत ऐसे खराब लग रही है। इसने इस बात को इग्नोर किया। ये चुपचाप दोपहर में उठ के क्लास जाती है। क्लास में इसके कुछ दोस्त बने, और क्लास से वापस आने के बाद पीजी के बच्चों से भी ये इंटरेक्ट करती है कि भाई ठीक है, अब तो यहीं मेरे साथी हैं, इनके ही साथ रहना अब, और यही सारी चीजें खुशी के दिमाग में चल रही थी। अब चलो, वो दिन भी ऐसे ही पार हो गया। पर अगले दिन खुशी जब क्लास करने गई तो क्लास के बीच में ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। क्लास खत्म होते होते उनकी तबीयत बहुत खराब हो जाती है। अब खुशी अपने एक दोस्त से बोलते हैं कि यार मेरी ना तबीयत ठीक नहीं लग रही है, तो पीजी जाने से पहले मेडिसिन की दुकान पर चलते हैं, एक ही बार दवाई लेके ही पीजी में चलेंगे वापस। अब एक चीज समझना, जो ये दोस्त थी इसका नाम था एलरीना। ये खुशी की रूममेट है। खुशी को ट्रिपल शेयरिंग का रूम मिला था, तो एलरीना इसकी रूममेट भी थी और इसकी बैचमेट भी। जो खुशी की तीसरी रूममेट थी, खुशी बताती है कि उसका हम नाम तक नहीं जानते थे। वो किसी से बात भी नहीं करती थी और ना ही वो क्लास जाती। सिर्फ जब खाने का टाइम होता तभी वो अपने कमरे से निकलकर नीचे आती थी। एक चीज और समझना कि जो खुशी का बेड था कमरे के अंदर, वो गेट के पास है। उसके बाद एलरीना का बेड है, और सबसे कोने में विंडो के साइड पर उसकी उस तीसरी रूममेट का बेड था। इनको उस लड़की का नाम तक नहीं पता था। सोचो, वो एकदम
इंट्रोवर्ट टाइप की, हमेशा चिड़चिड़ी रहने वाली। खुशी बताती कि मैं फ़ोन पे 1-2 बार बात कर रही थी तो वो एलरीना से बोलती है कि उसको बोल कि बाहर जाके बात करे, यहाँ रूम में मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। मैंने 1-2 बार लाइट जलाया पढ़ने के लिए तो उससे भी वो बहुत चिढ़ जाती और मेरी तरफ ना बहुत खुन्नस से देखती थी वो। पर जो एलरीना लड़की थी वो काफ़ी हेल्पिंग नेचर की थी। अब उस दिन कोचिंग खत्म होने के बाद खुशी एलरीना को लेके सीधा मेडिसिन शॉप पर पहुंचती है। वहां से उन्होंने पैरासीटामोल लिया और वापस अपने पीजी आ जाती है। खुशी बताती है कि मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही थी तो मैंने तुरंत ही दवाई खा ली और दवाई खाने के कुछ मिनट के बाद ही मुझे बहुत अनईजी फील होने लगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब खुशी को यहाँ लगा कि शायद मैंने दोपहर में भी कुछ खाना नहीं खाया था और दवाई मैंने ऐसे ही खा ली तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा है। ये फिर नीचे जाके मेस में खाना खाती है और खाना खा के वापस अपने कमरे में आ गई। अब उस रात खुशी जैसे तैसे खाना खा के सो जाती है, पर अगली सुबह ना इसकी नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। ये उठ के अपने बेड पर बैठी और इसने देखा कि इसके जो तीसरी रूममेट है वो एकटक खुशी की ओर घूर रही है। जो एलरीना लड़की थी वो अपने बेड पर सोई हुई है अभी भी। खुशी ने भी उस लड़की की तरफ देखा। इसे समझ नहीं आया कि वो मुझे ऐसे क्यों देख रही है, आज तक तो ऐसा कभी इंटरेक्शन हुआ नहीं। ये उसे इग्नोर करते हुए चुपचाप अपने बेड से नीचे उतरती है और जो कॉरिडोर में वॉशरूम था उसके अंदर चली गई। थोड़ी देर के बाद खुशी वॉशरूम से बाहर निकली और जो वहाँ कॉरिडोर में कॉमन मिरर लगा हुआ था उसके सामने जाके खड़ी हो जाती है। इन्होंने देखा कि भाई इनके नोज से ब्लीडिंग हो रही है। खुशी को लगा कि ठीक है, मेरा जो पहले साइनस का प्रॉब्लम है वो शायद ट्रिगर हो गया है। ये नोज ब्लीडिंग होना इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। जो 2-3 बूंद खून निकला हुआ था उसे खुशी ने हाथ से साफ किया और भाई ऐसा करते ही उसका पूरा फेस ब्लड से भर जाता है। ये अपनी शक्ल देख के एकदम जोर से चिल्लाती है और इसकी चीख सुन के एलरीना उठ गई। वो कमरे से बाहर आई और भाई जब उसने खुशी की शक्ल देखी तो वो एकदम घबरा जाती है। अभी एलरीना को देखते ही खुशी बेहोश होकर गिर जाती है नीचे। अब खुशी यहां बताती है कि मुझे बस इतना याद है कि कॉल पे मेरे पापा मुझे बार बार बुला रहे हैं और उसके बाद जब मुझे होश आया तो मैं अपने मामा के घर पे थी। अब वहाँ मामा के घर पे सबने खुशी को मेडिसिन वगैरह दिया, सब इसकी बहुत केयर कर रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या हुआ। अगले दिन इसके पेरेंट्स भी पहुँच जाते हैं मामा के घर। सबने देखा कि खुशी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है और सबको ये लग रहा था कि मे बी जो इसका साइनस ट्रिगर हुआ है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसी बीच खुशी बोलती है कि मैं उस पीजी में दोबारा नहीं जाऊँगी। इसके घर वालों को लगा कि ऐसे क्यों बोल रही, अचानक क्या हो गया इसे। सबने बहुत समझाने की कोशिश की कि बेटा तेरा साइनस ट्रिगर हुआ है जिसकी वजह से तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कुछ दिन में ठीक हो जाएगी, क्यों पीजी छोड़ने की बात कर रही है। एक मामा ने बोला कि तू कुछ दिन हमारे पास रह ले, उसके बाद वापस चली जाना। पर खुशी ने यहाँ जिद पकड़ ली कि मैं उस पीजी में वापस नहीं जाऊंगी और ऐसा बोल के एकदम रोने लगे जोर जोर से। अब खुशी की ये हालत देख के उसके पापा सीधा पीजी जाते हैं, उसका सामान उठाते हैं, पीजी से जो पैसा सबमिट कर रखा था वो सब रिफंड लेते हैं और वापस सारा सामान लेके मामा के घर पर आ जाते हैं। अब अगले कुछ दिन खुशी मामा के घर से ही कोचिंग आया जाया करती, पर इस बीच ना इसकी तबीयत और खराब होने लगी। इसका जो वेट था वो भी काफी कम होने लग रहा था। तब इसके पेरेंट्स को लगा कि यार खुशी को ना वापस जागीर रोड बुला लेते हैं, घर पे रहेगी, थोड़ा हील हो जाएगी अच्छी तरीके से और फिर जब सब कुछ सही हो जाएगा तब हम उसे दोबारा गुवाहाटी भेजेंगे कोचिंग के लिए। अब खुशी अगले दिन ही अपने मम्मी पापा के साथ वापस जागीर रोड चली जाती हैं और भाई साहब वहाँ घर पहुँचने के बाद से ही असली हरकत शुरू हो जाती है। खुशी ने लिखा कि अब मैं जो भी आपको आगे बताने जा रही हूँ ये सब मुझे खुद याद नहीं है, ये बातें अपने कज़न के थ्रू मुझे पता चली हैं जो मैं आपको आगे बता रही हूँ। ये बताती हैं कि जिस दिन मैं जागीर रोड अपने घर आई उस दिन तो सब कुछ सही रहा। अगले दिन मैं लेट सो के उठी और दोपहर का खाना खाने के बाद मुझे फिर से नींद आने लगी। मैं जाके वापस अपने कमरे में सो जाती हूँ और फिर जब मैं शाम को सो के उठी ना उसके बाद से ही मैं एकदम चुप हो गई। यूजुअली मैं बहुत जॉली टाइप की और सबसे बातचीत करने वाली लड़की हूँ, पर उस शाम के बाद से मैं एकदम चुप हो जाती हूँ। किसी से बात करने की मेरी इच्छा नहीं हो रही थी। जब मैं शाम को सो के उठी तो मम्मी ने मुझसे चाय के लिए पूछा। मैंने उनको कुछ जवाब नहीं दिया, मैंने बस अपना सर ऐसे नीचे किया
मम्मी मुझे चाय ला के देती हैं और मैं चाय का कप लेके नीचे ज़मीन पे बैठ जाती हूँ। मेरे ठीक सामने मेरी चाची बैठी हुई थी और वो मुझसे बात कर रही है। कुछ मुझसे पूछ रही हैं पर मैं उसका कोई जवाब नहीं दे रही हूँ। थोड़ी देर के बाद ही खुशी जब चाय पकड़ के ऐसे पीने वाली थी तो उनके हाथ से ना वो चाय की कप छूट जाती है। जमीन पर गिरकर टूट गई कप और वो कप टूटते ही खुशी बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जो दोनों दांत था इसका वो चिपक गया था आपस में, जिसे लोकल लैंग्वेज में दांत लगना बोलते हैं। अब इसके सारे घर वाले आसपास इकट्ठा हो जाते, सब बहुत पैनिक करने लगे। खुशी बताती है कि मेरे चाचा मेरे दांतों के बीच में उंगली लगा के ऐसे खोलने की कोशिश कर रहे थे और जैसे तैसे मुझे होश में लाया गया। और होश में आने के बाद मैं कंटिन्यूअसली एक ही लाइन बोल रही थी कि मुझे घर जाना है, मुझे घर लेके चलो। और थोड़ी देर के बाद ही खुशी ने रूम के दरवाजे की तरफ फिंगर पॉइंट किया और फिंगर पॉइंट करके बोलती है कि वो वहां है, वहां पर खड़ा है, देख रहा है वो वहां से। और खुशी की ये हालत देख के उसकी मम्मी एकदम जोर से हक करके रोने लगती हैं और उसके मम्मी के हक करते ही खुशी दोबारा बेहोश होकर गिर जाती है। पर ये बताती है कि मुझे ना हल्की हल्की चीजें सुनाई दे रही थी कि सब आसपास के घर वाले रो रहे हैं। मेरे घर वालों को लग रहे थे कि शायद मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं, पर मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं उठ के बताऊं कि मैं अभी जिंदा हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है। थोड़ी देर के बाद मेरे हाथों में जब मूवमेंट हुई तब मेरे पापा दौड़ के जाते हैं मंदिर में और वहां से हनुमान जी की मूर्ति लाके मेरे हाथ में रख देते हैं। अब मूर्ति हाथ में रखते ही खुशी एकदम शांत हो जाती है और अपनी आंख खोल के सबकी ओर देखने लगी। बाद में घर वालों ने उसे उठा के बेड पे लिटाया और फिर कुछ देर के बाद इसके चाचा ने एक जान पहचान के मौलवी को घर बुलाया। फिर उस मौलवी ने इसका झाड़ फूक किया और बताया कि ये जो भी चीज है ये खुशी के साथ पिछले 10-12 दिनों से है। चूंकि खुशी यहाँ अपने गले में गणेश जी की लॉकेट पहने हुए और ये बहुत पूजा पाठ में भी ध्यान देती है, तो वो शक्ति ना इस पर हावी नहीं हो पा रही है। वो इसे अपने साथ लेके जाना चाहती है। अब चूंकि वो शक्ति इसके ऊपर पूरी तरीके से हावी नहीं हो पा रही है तो उसने गुस्से में इस पे अटैक करने की कोशिश की है। ये उसी का नतीजा है। मौलवी ने यहाँ ये भी बोला कि इसे किसी भी हालत में आप लोग अकेले मत छोड़िएगा। फिर उन्होंने अपने कुछ क्रिया की और वापस चले गए। अब उसके अगले दिन ही खुशी अपनी दादी के पास बैठी हुई थी और इसी बीच उसके पापा की नजर खुशी के हाथ पर पड़ती है। यहाँ पर जो उसका एक थंब था ना, उस पे बहुत गहरा कट का निशान लगा हुआ था। पर गौर करने वाली बात यह है कि खुशी को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है। उसे याद ही नहीं है कि भाई ये निशान, इतना गहरा कट कब लगा मेरे हाथ में। अब ये सब लोग खुशी को बोलते हैं कि तू एक बार रिकॉल कर कि पिछले 10-15 दिन में कहाँ कहाँ गई है। पर बहुत कोशिश करने के बाद भी खुशी को कुछ भी रिकॉल नहीं होता कि यार मैं तो पीजी से मामा के घर और फिर अपने घर पर ही थी, इधर उधर ऐसी जगह तो कहीं गई नहीं मैं। अब ये बातें खुशी के पापा ने उस मौलवी को बताई। अगले दिन आके मौलवी ने खुशी को एक ताबीज़ दी और ताबीज़ के बाद ये ना रिकवर होना स्टार्ट होती है। अभी भी इनके बॉडी में थोड़ी बहुत वीकनेस थी पर पहले से काफ़ी बेहतर। कोई एक सप्ताह और घर पर बिताने के बाद खुशी को लगने लगा कि यार अब वापस गुवाहाटी चलना चाहिए, क्योंकि क्लासेस ऐसे ही मिस हो रही हैं और एग्ज़ाम भी आने वाला है, तो जो पूरा मेरा कोचिंग का सिस्टम है वो गड़बड़ हो जाएगा। खुशी अब वापस गुवाहाटी आती है और अपनी कोचिंग चालू कर देती है दोबारा। अब देखो, गुवाहाटी वापस आके खुशी अपने मामा के घर पर ही रहने लगी थी। ये बताती है कि मैं वहीं से कोचिंग जाती थी और कोचिंग से वापस घर आती थी, और जब भी मैं कोचिंग के अंदर पहुंचती या फिर कोचिंग से बाहर निकलती ना, तो मेरे पापा मेरे साथ कॉल पर होते। वो मुझे हमेशा डिस्ट्रैक्ट करके रखते थे कि मैं गलती से भी जो वो पीजी था उसकी तरफ ना देखूं। 2-3 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और इस बीच मेरी तबीयत फिर से बिगड़ने स्टार्ट हो जाती है। अब अगले 2 दिनों के बाद मम्मी आके रहने लगी नानी के घर मेरी देखभाल करने के लिए। खुशी को आए दिन कोचिंग के अंदर उल्टियाँ होने लगी और घर पर बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी, और ये सब ना बहुत कॉमन हो गया था। अब इसी बीच एक बार जब खुशी रात को सो रही थी तो उन्हें एक सपना आता है। इन्होंने देखा सपने में कि एक बूढ़ा सा दाढ़ी वाला आदमी कुछ जादू टोना करके इसकी तरफ कुछ फेंक रहा है, और खुशी ने उस चीज से बचने के लिए नींद में ही अपनी गर्दन को साइड में घुमाया जोर से। और वो बताती है कि मैंने गर्दन इतनी तेज घुमा दी थी कि अगले 2-3 दिनों तक मुझे बहुत ज्यादा पेन रहा। अब खुशी बताती है कि इसके कुछ दिन के बाद एक और घटना घटती है।
रात के टाइम मैं और मेरा भाई हॉल के अंदर बैठ के ना एक हॉरर शो देख रहे थे। मैं तो बड़े ध्यान से देख रही थी, पर मेरा भाई फोन में लगा हुआ था। थोड़ी देर के बाद मेरी मामी कमरे से निकल के आती हैं और वो बोलती हैं कि इतना रात हो गया है, आप लोग टीवी बंद कर दीजिए और ये सब मत देखिए, डर लगेगा आपको। तब यहाँ खुशी बोलती है कि नहीं नहीं, मुझे नहीं डर लगेगा, आप सो जाइए जाके। और ये सुन के उसकी मामी सोने चले जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सब लोग अपने अपने कमरे में सो गए, तब खुशी का भाई और खुशी ये दोनों हॉल में अकेले बैठे हुए। इस बीच खुशी को प्यास लगती है तो ये उठ के जाती है किचन के अंदर पानी लेने के लिए। और पानी लेके जैसी पीछे मुड़ी पीने के लिए, ये देखती हैं कि जो किचन की खिड़की थी उसकी दूसरी साइड पर एक काला साया इनको घूर रहा है। खुशी डर के मारे एकदम जोर से चीखती है, इनके हाथ से पानी का ग्लास छूटता है और ये भाग के वापस हॉल में आ जाती है। इसी बीच इनकी मम्मी निकल के आई बाहर। उन्होंने पूछा कि क्या हो गया। तब खुशी ने बोला कि कुछ नहीं, वो पानी का ग्लास छूट गया था हाथ से। कुछ मिनट वहाँ रहने के बाद खुशी की मम्मी वापस अपने कमरे में चली जाती है। अब थोड़ी देर के बाद खुशी टीवी बंद करती है और वापस सोने के लिए चली जाती है। अब उस रात के बाद से चीजें और ज्यादा बदतर होने लगी। नौबत यहाँ तक आ गई थी कि खुशी ना अब घर पर बैठे बैठे अपने हाथों को ऐसे ब्लेड से काटने लगती धीरे धीरे। ये हर समय घर के अंदर बस ब्लेड ढूंढा करती। इतनी ज़्यादा कंडीशन खराब हो गई थी कि पूरे एल्बो से लेके ऐसे हाथ के पंजे तक हर जगह छोटे छोटे कट के निशान थे। जब कोई पूछता कि ये सब क्या हुआ है तो ये बहाना मार देती कुछ ना कुछ। अब एक चीज़ समझना कि खुशी अपने पेरेंट्स की इकलौती बच्ची है। अभी जो भी भाइयों के बारे में मैंने बताया वो सब उसके मामा के बेटे थे, क्योंकि खुशी अपने मामा के घर पर रह रही है। अब इसी बीच एक दिन खुशी की मम्मी की नज़र उसके हाथों पर पड़ जाती है। इनको बहुत एबनॉर्मल लगता है कि इतने सारे कट्स लगा रखे हैं। ये खुशी से पूछती हैं कि ये क्या हुआ तेरे हाथों पे। तो खुशी ना एकदम गुस्से में मम्मी की ओर घूरने लगती है। इसकी मम्मी को शक हुआ कि भाई कुछ गड़बड़ है। इनके घर वालों ने फिर से एक मौलवी को बुलवाया और उस मौलवी ने बोला कि ये जो भी आत्मा है, जो भी खुशी के पीछे पड़ी है ना, इसे किसी ने इसके पीछे छोड़ा है। ये ऐसे पढ़ाई लिखाई में बहुत तेज है और हर चीज़ में आगे रहती है, तो जलन के मारे किसी ने खुशी के ऊपर इसे छोड़ दिया कि खुशी को बर्बाद कर दे। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे लोग आप लोग से जलते हैं, आप लोग के काफ़ी दुश्मन भी हैं, और उसी में से किसी एक ने इस आत्मा को आपकी बेटी के ऊपर छोड़ा है। ये आत्मा एक मर्द की है जो आपकी बेटी को छोड़ना नहीं चाहती। वो खुशी के साथ फिजिकल होना चाहती है और इसी वजह से बहुत बार इसके पेट और इसके बैक में दर्द रहता है। अब जब भी वो हावी होना चाहता है इसके ऊपर, ये अपना पूरा दम लगा के लड़ती है उससे, और फिर जब ये अपना पूरा दम हार जाती है, थक जाती है लड़ते लड़ते, तब वो इसके ऊपर हावी हो जाता है। उसके बाद मौलवी ने अपना झाड़ फूक शुरू किया। खुशी बताती हैं कि मुझे ये तो याद नहीं है कि किस तरीके से झाड़ फूक हुआ, पर इतना याद है कि जब भी वो कोई मंत्र पढ़ के मेरे ऊपर कुछ फेंकता तो ना मेरे शरीर में बहुत तेज दर्द होती। मतलब इतना ज़्यादा पेन होता कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि किसी ने मुझे बहुत टाइट से एकदम जकड़ लिया है। अब उस झाड़ फूक के बाद मौलवी ने फिर से बोला कि इसको अकेले मत छोड़ना। यहाँ तक कि जब ये नहाने जाती थी तब भी इनके बाथरूम के बाहर कोई ना कोई खड़ा रहता था। उस मौलवी ने एक दूसरी ताबीज बना के दी खुशी को। अब ये वाली ताबीज पहनने के कारण आत्मा पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाती थी इस पर खुशी बताती है कि अब ऐसा होने लगा कि जब भी मैं सो के उठती सुबह, तो मेरे हाथ में, कमर में, गले में, हर जगह किसी के हाथों के निशान लगे होते हैं। अब बहुत दिनों के बाद भी जब खुशी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुई, तब इसके घर वालों ने अपने एक जान पहचान के पंडित को कंसल्ट किया। वो इनके एक दूर के रिलेटिव थे। पंडित जब घर आए तो उन्होंने खुशी को देखा और बोला कि ये जो भी आत्मा है इसके ऊपर, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और ऐसे इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेगी। खुशी इतना पूजा पाठ करती है इसलिए ये पूरी तरीके से हावी नहीं हो पाती, वरना यह आत्मा कब का खुशी को अपने साथ लेकर चली गई होती। खुशी बताती है कि मुझे भी ऐसा एहसास होता है कि हर समय कोई ना कोई मेरे आसपास रहता है। पंडित जी ने बताया कि उस आत्मा को पूरी तरीके से दूर करना तो पॉसिबल नहीं है अभी, लेकिन हाँ इतना कर सकते हैं कि वो इस पर हावी ना हो, पर यह आत्मा रहेगी तो इसके साथ ही। वो पूरी तरीके से तभी दूर होगी जब खुशी किसी के साथ इंटीमेट हो जाती है। फिलहाल यहाँ पंडित जी ने खुशी की शुद्धि करने की कोशिश की। नवरात्रों में सप्तमी के दिन माँ दुर्गा को जिस चीज से नहलाया जाता है, उन्हीं सारी चीजों से इन्होंने खुशी को नहलाया।
और इसके हाथ में एक लॉकेट बांधा। लॉकेट बांधकर बोला कि इससे अपनी जिंदगी में कभी भी मत उतारना, वरना वो स्पिरिट बहुत ज्यादा पावरफुल है, तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती है।